Hello guys, I am BK Mishra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today I am going to tell you about spermatogenesis. Spermatogenesis. What is spermatogenesis? The sequence of changes that occurs in germinal epithelial cells of seminiferous tubules in testis is called spermatogenesis. Actually यह स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर कैसे होता है और यह प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। तो यह स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन फेज। कुछ जर्मिनल एपिथेलियल सेल रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन करता है और यह सेल एक्चुअली डिप्लॉयड है। यह डिप्लॉयड सेल यानी जर्मिनल एपिथेलियल सेल रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन करता है, जिसका रिजल्ट होता है कि क्लस्टर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंड दिस क्लस्टर इज कॉल्ड ओगोनिया एंड ईच सेल ऑफ दिस क्लस्टर और ओगोनिया इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल जर्म सेल। जैसे ही प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनता है यह फेज समाप्त हो जाता है। अब दूसरा फेज यहां से शुरू होता है ग्रोथ फेज। इस फेज में एक्चुअली सेल वॉल्यूमिनस हो जाता है। क्यों होता है यह? तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस को लेते हैं। न्यूक्लियोलस इंक्रीजेज इन नंबर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसकी संख्या बढ़ जाती है। न्यूक्लियोलस इंक्रीजेज इन नंबर एंड इट सिंथेसाइजेस आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड आल्सो इमेच्योर राइबोसोम्स। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसका मोर एंड मोर सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन का भी सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। ऑल हार्मोन्स एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो अगर हम प्रोटीन बोल रहे हैं तो यहां पर हार्मोन और एंजाइम का भी सेक्रीशन हो रहा है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोलस की संख्या बढ़ गई, आरएनए ज्यादा हो गया, इमेच्योर राइबोसोम की संख्या बढ़ चुकी है, न्यूक्लियोप्लाज्म का ज्यादा से ज्यादा सिंथेसिस हो गया है और इसके अंदर प्रोटीन का भी सिंथेसिस हुआ है। तो यह न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? वॉल्यूमिनस हो जाएगा, इसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। अब हम साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर। माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेज इन नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेज इन नंबर। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स बिकम्स स्फेरिकल मास। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स स्फेरिकल मास में कन्वर्ट कर जाता है एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अरेंज्ड देमसेल्व्स इन पैरेलल बंडल। पैरेलल बंडल के रूप में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्यवस्थित हो जाता है। साइटोप्लाज्म का मोर एंड मोर सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का भी यहां पर सिंथेसिस होता है। इन द होल पूरा का पूरा सेल ही वॉल्यूमिनस हो जाता है। तो अगर यह वॉल्यूमिनस होगा तो सेल का साइज इंक्रीज कर जाएगा। ये छोटा सेल था, अब इसका साइज इंक्रीज कर गया। नाउ दिस सेल इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनने के साथ ही यह ग्रोथ फेज समाप्त हो जाता है और यहां से तीसरा फेज शुरू हो जाता है, मैच्योरेशन फेज। इस मैच्योरेशन फेज में अभी तक यह जो सेल है यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दिस इज स्टिल डिप्लॉयड। तो यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है,
यह डिप्लॉयड है 2n। इसमें फर्स्ट मियोसिस होता है, तो पहले 2 सेल बनेगा और यह दोनों हैप्लॉइड होगा। अब इसमें सेकेंड मियोसिस होता है और इस मियोसिस के कारण 4 सेल बनता है और यह चारों का चारों हैप्लॉइड होता है। नाउ दिस सेल इज कॉल्ड, आफ्टर फर्स्ट मियोसिस it is called secondary spermatocyte। और अब इस सेल को हम कहते हैं स्पर्मेटिड। तो मैचुरेशन फेज में स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। अब यह स्पर्मेटिड का मेटामॉर्फोसिस होता है स्पर्म में। तो अभी तक या तो यह स्फेरिकल है या ओवल इन शेप। अब इसका इलांगेशन शुरू होता है, यह डिस्टिंक्ट 3 रीजन में बंट जाता है। अपर मोस्ट रीजन इज हेड, मिडिल वन इज मिडल पेस एंड लास्ट वन इज टेल। अब इसमें आप स्पष्ट रूप से 3 लेयर देख रहे हैं हेड वाले रीजन में। तो स्पर्म के पूरे बॉडी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक लेयर और दूसरा लेयर प्लाज्मा प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। लेकिन सिर्फ हेड वाले रीजन में एक तीसरा लेयर भी होता है कोलेस्ट्रॉल का। यह 3 लेयर यहां पर हमने दिखाया। यह इसका एक्रोसोम है। एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइक हाइयालुरोनाइडेज, प्रोटीएज एंड सो ऑन। यह इसका न्यूक्लियस है और सेंट्रियोल यहां पर 2 भाग में बट गया है। इसे हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं और इसे हम डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी संख्या बढ़ गई थी, यह डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलता है और उस फिलामेंट के चारों तरफ अपने आप को अरेंज कर लेता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल शीथ या निवेनकर्ण कहते हैं। यह इसका एक्सियल फिलामेंट है और यहां पर 2 सेंट्रियोल और प्रेजेंट है जो एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ रिंग बनाता है, इसीलिए इसे रिंग सेंट्रियोल कहते हैं। और लास्ट पोर्शन इसका टेल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ
एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है। अगर इसके लाइफ स्पान की बात करें तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ह्यूमन के केस में यह स्पर्म 24 आवर्स तक एग्जिस्ट करता है, जबकि ऑक्स के केस में यह रूम टेम्परेचर पर 1 वीक एग्जिस्ट करता है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पर यह 1 मंथ एग्जिस्ट करता है, और हनी बी के केस में यह लाइफ लॉन्ग एग्जिस्ट करता है। दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।